नहीं है ना, चलो ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारे टेस्ट डिस्कशन एज यूजुअल। ठीक है जी, सो शेयर माय स्क्रीन और जितने हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी के हम अगले सैटरडे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ये कर सकते हैं। सो दिख रहा है आपको सबको पेपर? ओके बेटे, सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ ये देख रहा है, वो तो देख रहा ही नहीं है, क्या खोल दिया मैंने, ये नहीं खोलना मैंने, सॉरी ये। हाँ जी, अच्छा ये खुला ही रहता है। कल बुक फेयर में देखूंगा, अगर वहां मेरे को मिल गई ना ये बुक, या लेकिन नया एडिशन नहीं मिलेगा मुझे ना, नोवेल, कोई नोवेल सजेशन है तो मुझे क्लास के एंड में दे देना, ठीक है? पढ़ते हो तुम लोग? ना नहीं पढ़ते तुम, शक्लों से पता चल गया मुझे। नलायक को याद है ना, मंडे से हमने गेम खेलनी है। हम तो ट्राई करेंगे मंडे से गेम। अच्छा तेरी तबीयत कैसी है बेटा? कंजक्टिवाइटिस कैसा है तू? कौन सी गेम? कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना तुम्हें? कंजक्टिवाइटिस यस बेटा, आंखें खराब होगी ना, ठीक है अब? यस मैम। ये कितनी उंगलियां है? 4। चला के अरे 4 उंगलियां, एक तो अंगूठा है। कंजक्टिवाइटिस में होता क्या है वैसे? कंजक्टिवाइटिस में प्रवीण क्लास से एब्सेंट हो जाता है। वो तो अलग बात है ना उसकी कॉजेस की। हाँ बता भाई प्रवीण, कंजक्टिवाइटिस बताइए, आप तो झेल रहे हैं। सॉरी हम अगर बताया तो फिर से हो जाएगा। हमारे स्कूल मैम को भी हो गया है। ठीक है ओए कोई बात नहीं करो मैम, हमारे स्कूल मैम को भी हो गया एक। ठीक है आओ फिर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिख रहा है सबको? गेम कौन सी बोल रहा? बेटा गेम हम लोग जो चैप्टर है ना द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड से कोई कॉन्सेप्ट है वो उठा के हम लोग गेम के फॉर्म में मैं तुमसे पूछूंगी, तो हम लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करेंगे, ठीक है? बस इतना करना है कि क्लास में आ जाना, लास्ट के 10 मिनट पे खेलेंगे। कुछ नई नई तरीकों से ना हम 11th रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि नवंबर या दिसंबर से जब आपकी फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो ना, तो आप लोग उसमें 11th का कुछ पार्ट अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है? तो आपको प्रेशर नहीं डालना चाहते, आई डोंट वांट कि तुम प्रेशर लो, इसलिए हम लोग गेम्स के फॉर्म में 11th को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मोनीरा है, बैक्टीरिया है ना, मोनीरा के अंदर हमें पता है एक आर के बैक्टीरिया होता है, तो हम गेम्स के फॉर्म में कोशिश करेंगे कि हमें आर के बैक्टीरिया रिवाइज हो जाए, ठीक है? ऐसे करके हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, तो ताकि किसी को प्रेशर भी ना फील हो और हमारी तैयारी भी हो जाए, राइट? मंडे को कौन सा टॉपिक करते हैं फिर? लिविंग वर्ल्ड। चल आज इधर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल ऑफ अ मेज प्लांट इज 20। तो शूट टिप है, मतलब ये बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे अपन इस एपिकल सेल, ये जो एपिकल सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इन सेल्स की खासियत क्या होती है मेरिस्टेमेटिक सेल की? रैपिडली डिवाइड करते। क्या इसमें वायरस लग सकता है? नो मैम, नो वायरल इन्फेक्शन। अगर प्लांट में पूरा वायरस लगा हुआ है ना, एपिकल साइट पे कभी भी वायरस नहीं लग सकता, ठीक है? क्योंकि इतनी जल्दी डिवाइड होते हैं ना कि वायरस कभी अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता, इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें कभी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए अगर कोई प्लांट सड़ रहा है ना वायरस के इन्फेक्शन से, उसका एपिकल सेल निकाल के कल्चर मीडियम में ग्रो करके नया प्लांट बना लो, कोई चक्कर नहीं है, वो प्लांट बच जाएगा, नया प्लांट मतलब उससे बन जाएगा, उसको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा प्रीवियस वाले का, ठीक है? तो ये कह रहे हैं एपिकल सेल जो हमने निकाला है ना प्लांट से, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज 20। तो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं उसी सेम प्लांट के? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है, एन या 2n? डिप्लॉइड होते हैं ना, और जो प्लांट की बॉडी है दैट इज आल्सो डिप्लॉइड ना, 2n है। तो अगर 2n की वैल्यू है 20, तो एमएमसी की वैल्यू क्या होगी? 20। 2 से इंटू मत कर देना, सब चुप करो, 2 से इंटू मत कर देना। डाइप्लॉइड को ही हम 2n लिखे और उसकी वैल्यू ही 20 दे रखी है, गलती से इंटू मत कर देना, राइट? सो आंसर वुड बी ए। याद रखने की बात यही है। ओके सबसे पहले तो जब क्लास ज्वाइन में होती है तो क्या करना होता है, जिससे पूछा ना जाए तब तो बोलना नहीं है, राइट? सब चुप रहेंगे, अदरवाइज चार बातों को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हो, है ना? तो सब बंद। आपको जो याद रखना था वो यही कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब भी मैं मदर सेल बोलूंगी ना वो 2n ही है, उसके बाद हमेशा उसमें मियोसिस होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, राइट? तो यही एक चीज है जो बार बार इस टॉपिक में आती रहती है, तो आंसर वुड बी ए। नाउ व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शो लिंकेज बिहेवियर, दे लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब होता है
कि कोई भी जीन है, जैसे अरे बारिश हो गई, शुक्र है कपड़े ले आई मैं। ओ वैसे नो नो मैम की क्या बात है, मेरे घर यहाँ बारिश हो रही है, तू बताएगा मुझे? बंदर, चल तू बता ले, वैसे ही तेरे को बीमार है, कोई ना। लिंकेज का मतलब है ये जीन ए है और लेट्स से ये जीन बी है, मतलब होता है ये साथ साथ पड़ी है, ठीक है। लिंकेज का मतलब यही होता है, दो दिन साथ साथ है, जैसे दो दोस्त साथ साथ है, तो अगर टीचर एक दोस्त को बाहर निकालेगी तो दूसरा दोस्त मुंह चक के उसके साथ बाहर चला जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों मोस्ट प्रोबेबली साथ में शोर मचा रहे होंगे। सो व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शो लिंकेज बिहेवियर दे डू नॉट शो क्रोमोसोम मैप। क्या हम उसकी मदद से क्रोमोसोम मैप नहीं बना सकते? ऐसे कोई लॉजिक नहीं है। देखो क्रोमोसोम तुमको दिख रहा है ना, अगर जीन पास पास है तो तुम्हें मैप बनाने में क्या है, कैरियोटाइप तो हम इसका बना ही लेंगे, क्रोमोसोम का मैप जैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इंड्यूस सेल डिवीजन, अगर दो जीन पास पास होते तो वो सेल डिवीजन करवा देती है? नो मैम। सेल डिवीजन बहुत रेगुलेटेड प्रोसेस है। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यो मैम। हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे शो करेंगी? शो करेंगी? नो मैम। नो मैम। नहीं शो करेंगी, क्यों? क्योंकि वो जहां जाएंगी साथ जाएंगी ना, दैट इज द पॉइंट। सो डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वुड बी राइट। शो रिकॉम्बिनेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन शो करेंगी? नो मैम। नो मैम। रिकॉम्बिनेशन शो करेंगी नहीं करेंगी, राइट, क्योंकि वो साथ ही रहेंगी ना, तो न्यू रिकॉम्बिनेंट बन नहीं पाएंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो जीन दूर दूर होती है ना, तो जब मियोसिस में क्रोमोसोम की आर्म टकराते हैं एक दूसरे से तो जीन अलग अलग हो जाएंगी, पर ये दोनों जीन एक साथ दूसरे साइड जाएंगी ना, तो कोई न्यू कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, आंसर वुड बी सी। क्लियर सबको? यो मैम। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर टू, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका क्या मतलब है? फर्स्ट मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, कि जो भी डीएनए सैंपल आए हैं हम उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस करें। मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब होता है कि मैं देखूं उसमें क्या न्यूक्लियोटाइड है, मैं देखूं उसमें क्या नाइट्रोजनस बेसिस है, इसको और डिटेल में लिखती हूँ। मॉलिक्यूलर का मतलब होता ही है कि बिल्कुल डीएनए के टाइप सेंटर में चले जाओ कि आप देखो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन से है, शुगर कौन सी है, फॉस्फेट कहाँ लगा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस करते हैं हम डीएनए सैंपल्स की। नो मैम। हम इतना डिटेल में तो नहीं जाते ना, हम तो सिर्फ ये देखते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि जो जीन का स्ट्रैंड आया है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसा है, ऐसे करते हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस, इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस यूज करके हम डीएनए सैंपल को एनालिसिस करते हैं। इम्प्रिंटिंग डिवाइस हम बस वही लेते हैं जब शीट को, नाइट्रोसेलुलर शीट को लेते हैं और उसमें सैंपल डाल देते हैं, बाकी तो बहुत सारी टेक्निक है ना, तो ये आंसर बहुत अच्छा नहीं है, तो हम और पढ़ लेते हैं। टेक्निक यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस ऑफ डीएनए, तो डिफरेंट स्पेसिमेंस ऑफ डीएनए को स्टडी करते हैं हम। Yes. ये आता है इसका ज्यादा बेहतर डेफिनेशन। टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट की कभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। सो आंसर वुड बी अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ। अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? देखो जो ब्लड ग्रुप का जीन है उसको हम लिखते हैं किससे? आई सिंबल से, कैपिटल आई से या स्मॉल आई से ना, ऐसे लिखते हैं है ना। चलो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमको पता है कैपिटल आई पे ए है तो मतलब ए ब्लड ग्रुप, ए बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और एक साथ वाले में बी है तो ए बी दोनों, और अगर उस पे सिर्फ आई आई लिख दो तो होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप, है ना। तो बच्चे का जीनोटाइप कैसा है? ओ, है ना, यानी कि बच्चे के पास आई और आई आएगा, आई ओ आई वाले जीन होंगे, राइट, छोटा आई, यानी कि एक इसको मम्मी से आया होगा तो मम्मी के पास एक तो आई आई होगा और एक पापा से आया होगा, एक पापा के पास आई आई है, ये बना देते हैं फादर, ये बनाते हैं मम्मा, राइट। तो माँ के पास दूसरा आई कौन सा हो सकता है? या तो मम्मी के पास आई आई भी हो सकता है या फिर मदर के पास आई ए और आई भी हो सकता है, और मदर के पास आई बी और आई भी हो सकता है। ये बात समझ आई? सेम चीज यहाँ पे भी लगा लो, आई के साथ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही बात है। सो जो पेरेंट्स है क्या उनका ब्लड ग्रुप पॉसिबल है कि किसी भी पेरेंट पे ये ब्लड ग्रुप पॉसिबल है कि ए और बी दोनों हो? नो मैम।
नहीं, बच्चे को उन्होंने एक छोटा आई दिया है ना, तो एक छोटा आई होना चाहिए, तो ये ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। आंसर वुड बी सी। यस। एबिलिटी ऑफ विच इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन सा कलर लूं? पर्पल Dark. ब्लू पिंक पिंक पर्पल बोल दिया उसने। देखो वो क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें से क्या चीज गलत है फॉर जेनेटिक मटेरियल? कि अगर मैं कहूं कि दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए सारे एक्सेप्ट क्या? तो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है ना हमें, तो मुझे रॉन्ग ढूंढना है, तो मैं कांटा लगा देती हूँ, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें एबिलिटी होती है टू एप्लीकेशन, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, Yeah. शुड बी नॉन म्यूटेबल, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, नो मैम थोड़ी म्यूटेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कल को बाहर इन्वायरमेंट बदल गया और मेरे डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, तो धीरे धीरे म्यूटेशन आनी चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, जेनेटिक मटेरियल का फीचर है ना कि वो मेंडल की तरह मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सप्रेशन दे पाए, राइट। सो इनकरेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट सी। समझ आया? ये क्वेश्चन हम आई थिंक तीसरी बार इस क्लास में कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म में, पहले भी मैंने टेस्ट में डिस्कस करा है। दैट मींस ये जो क्राइटेरिया है ना फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी की लाइन भी है ना, वहां पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कौन सा पेज नंबर है? सीधे सीधे लिखे हैं ये पॉइंट्स, पेज नंबर बताना। उसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में पॉइंट्स लिखे हैं। 103 103 में कौन सा पैरा बेटा? मिला सबको 103? यो मैम मिल गया कौन सा पैरा? यो मैम 103 फर्स्ट पैरे के बाद ही आता है, हाँ 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। मैम सेकंड ही हाँ है ना, तो ये यार वहां पे ना ऐसे स्टार बना लो, ये बार बार पूछ रहे हैं। नाउ मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी वर, मेंडल ने ऑब्जर्व करा F1 प्रोजेनी कैसे है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की यहाँ बात हो रही है क्योंकि फीचर सारे मोनोहाइब्रिड के। तो F1 प्रोजेनी कैसे की थी उन्होंने, ऐसे सॉरी क्रॉस कैसे बनाया था मोनोहाइब्रिड का? ऐसी था ना, यो मैम वो इनका पूछ रहे हैं। मैंने ये क्रॉस क्यों बनाया, क्योंकि वो F1 पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाती है F1 या F2 में, आगे क्रॉस नहीं बनाया। तो F1 में उन्होंने क्या देखा, सारे के सारे कैसे थे, टॉल या डॉर्फ? मैम टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, अपने एक पेरेंट की तरह थे, टॉल। यो मैम डॉर्फ एंड टॉल, ठीक है जी, एक पेरेंट की तरह थे। नॉन वर्ड टॉल, कोई भी टॉल नहीं था, ये तो गलत है। नो मैम गलत है डज इट शो 3:1? नो मैम नहीं, तो आंसर वुड बी और आंसर वुड बी डी। क्लियर है? यो मैम इसमें कंफ्यूजन पता है कहाँ होती, 3:1 देखिए कि यार ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, 3:1 तो आता है, लेकिन वो F2 जनरेशन में आता है ना, यो मैम क्वेश्चन पूछ रहा है F1 जनरेशन। तो ये होती है माइनर माइनर गलतियां जो हम ओवर कॉन्फिडेंस में कर जाते हैं कि ये तो हमें आता ही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हो जाती है सबसे, पर ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चों की हुई भी होगी आई गेस, ये वाली स्टेटमेंट गलत इस स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। तो अब ध्यान से करना। अभी तक बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आया, राइट। सो यो मैम पर जिसने लेक्चर लगाए होंगे उसका हुआ होगा, ऐसे तो नहीं, सिर्फ बुक से पढ़ने वाला क्वेश्चन तो नहीं थे सारे। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयरन एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, यार ये तो मतलब हाथ पे लिख लो, इतनी बार हो गया। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। दे सप्रेस स्पर्म की मोटिलिटी, उसको भागने से रोकते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी रोक देते हैं, वीक कर देते हैं ना। आंसर इज ए। जिसको नहीं याद, ये तो इतनी बार आ चुका है, इसको तो कहीं लिख ही लो, है ना। अब आओ कौन सा कलर? मैम डार्क ब्लू के साथ कौन सा कलर है? अरे 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 कौन ही ज्वाइन करवा रहा है अब? नहीं यार प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो गए ऐसे तो। There was joining issue for class. बेटा ज्वाइन कर लिया रीता देवी? ज्वाइन कर लिया रीता ने?
अरे यार कैसे पता चलेगा? आरुषि तुमने ज्वाइन कर लिया? हाँ बेटा बोल डार्क लो। ब्लू के साथ कौन सा कलर है? क्या? चुप कर, डार्क ब्लू के साथ कौन सा कलर है? रुक जा 2 मिनट। कुछ बच्चे एग्जिट हो गए थे, आगे सारे। कुछ बच्चे एग्जिट हुए थे ना अभी। मैम एक तो मैं रहा हूँ। खुद से एग्जिट हो गई थी कि ज्वाइन ही नहीं हुआ था बेटा तेरा? बता दे भाई, ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा? हर्ष, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैम। कर दिया प्लीज, ठीक है? क्योंकि मैंने फोन से नेट ज्वाइन कर रखा है ना, मैंने वहां भी ज्वाइन करा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बाई चांस आए नोटिफिकेशन तो एंटर कर लियो। एक बच्चा मैम। एग्जिट हुआ है किसी का। वो तो चलो किसी का इंटरनेट इनस्टेबल है तो एग्जिट हुआ होगा, मेजोरिटी तो यही है। चलिए आइए, कहाँ थी मैं? हाँ भाई क्या पूछ रहा था प्रवीण? डार्क ब्लू के साथ कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। यस मिस के साथ। यस ये मिस के साथ लेफ्ट मिस। टील लिखा है, टील। कोई आइडिया नहीं मुझे ये क्या होता है। ये ले लेते हैं। एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं उनका एक्शन क्या होता है, क्या करना चाहते हो? देखो जब भी किसी क्वेश्चन में ओनली आता है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, तो जनरली ये ऑप्शन नहीं निकलते, पर कुछ भी हो सकता है। ध्यान से पढ़ना है ऐसे वालों को, खतरनाक चीज है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्शन होता क्या है? क्या एक्शन होता है? वो ओव्यूलेशन रोकते हैं। प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन को भी रोकते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो implantation। रोकते हैं कि एग ही रिलीज ना हो, हार्मोनल डिसबैलेंस करके। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश करते हैं कि स्पर्म वहां तक पहुंच ही ना पाए। और अगर स्पर्म और एग पहुंच गया तो कुछ यूट्रस को ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। सो आंसर वुड बी सी, क्योंकि तीनों टर्म है ना? राइट, तो ये बेटर एक्सप्लेन था। ओके नेक्स्ट। ड्यूरिंग, अभी एजर्शन रीजन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर इन स्टेजेस। तो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो स्टेजेस में डेवलप होता है। पहले बॉडी के में ऑर्गन में दिल डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे फिंगर डिजिट्स आएंगे, फिर धीरे धीरे टेस्टिकल्स आएंगे, फिर धीरे धीरे ब्रेन आएगा, फिर धीरे धीरे बॉडी डेवलप होगी। तो ऐसा होता है ना डेवलपमेंट इन स्टेजेस। सही बात है? एजर्शन सही है। In second month of pregnancy, limb, most of the organs and external genitalia are produced. Second month में क्या limb बनते हैं? नो नो मैम। कौन से में बनते हैं? कौन से में बनते हैं? थर्ड में। थर्ड में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स कब बनते हैं? थर्ड में। थर्ड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया? थर्ड में ही बनते थर्ड हैं। में। एनसीईआरटी के कौन से पेज पे लाइन है ये? पेज बताओ। 54 54 पैरा 10 सेकंड। सेकंड सेकंड पैराग्राफ मिला सबको? मैम। अंडरलाइन करा? मैम। तो ये स्टेटमेंट रीजन गलत, तो एजर्शन सही और रीजन गलत। आंसर वुड बी सी। नाउ वेरिएशन क्या होती है? देखो, वेरिएशन आर डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऐसा होता है। मैम। वेरिएशन का मतलब डिफरेंस होता है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप से कितना डिफरेंट है। अच्छा ये है, लेकिन इसमें पढ़ लोगे कि स्टेटमेंट कोई और भी सही हो सकती है। डिग्री बाय विच प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर कितने हैं हम अपने माँ बाप से, वो वेरिएशन है। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? वेरिएशन तो नहीं है। प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। तो प्रोसेस इज इनहेरिटेंस, राइट। ये कौन से पेज नंबर पे पता है? एनसीईआरटी में जो इनहेरिटेंस का चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज है। देखना फर्स्ट पेज कौन सा नंबर है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट पेज 69। पेज नंबर 69 में लिखा हुआ है, आई थिंक सेकंड पैरा के पास मिला। इनहेरिटेंस वेरिएशन की डेफिनेशन दी है, मिली वहां डेफिनेशन? मैम। लाइन करो।
ठीक है, वहां पे इनहेरिटेंस, वेरिएशन और हेरिडिटी 3 की लाइन लिखी है, देखो क्वेश्चन वहां से निकला है। लगता नहीं है ना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं होता नीट में। हाँ, नीट में छोड़ना नहीं होता, महंगा पड़ जाता है। ठीक है, जब तुम थोड़ा और अभी प्रिपेयर कर लोगे ना, जब हमारा सितंबर स्टार्ट होगा, तो एक बार मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था ना बायो का, वो लेके आऊंगी। ठीक है, फिर एक बार उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तुम कितना सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा। चलो बताओ कौन सा कलर? येलो, पिंक, रेड, ब्लू, रेड, रेड, उसने एक्चुअली येलो बोल दिया था, तो येलो। येलो बेटा दिख नहीं रहा है सही से, और कोई बोलेगी? ग्रीन, स्किन रेड, उसने ग्रीन बोल दिया, सॉरी। विच मैच द कॉलम, सही बताना है क्योंकि इसने कुछ और लिखा नहीं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन किससे रिलेटेड है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, इसका हो गया 2, ये तो हमने पीवाईक्यू लगाया भी है, मुझे याद है। हाँ हाँ। और ट्रांसलेशन किससे रिलेटेड है? ट्रांसलेशन इज TR, एमाइनो एसिड टीआरएन सिंथेसिस, तो डी का 2, बी का 1, डी का 2, अरे डी के 2 से हो गया क्वेश्चन। सी है इसका आंसर? इसका 3 देख लेते हैं, ए का 3 है जीटीपी डिपेंडेंट टर्मिनेशन, हाँ, और ए का 3 और सी का 4 ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमर। सही है, आंसर है सी। एक से हो गया तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। रेड लेंगे अब हम। Which of the following flower only once in its lifetime? भाई ये तो तुमको, ये तो तुम्हारी नॉलेज है। बैम्बू स्पीशीज, कहाँ पढ़ाइए? फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर जो फर्स्ट था ना उसमें पढ़ा था। आपके अगर एनसीईआरटी में वो चैप्टर नहीं है तो नोट्स में ये पढ़ा है आपने, ठीक है, नोट्स में मेंशन था। बैम्बू स्पीशीज साल, कितने साल के बाद एक बार उड़ती है? 100, 100 सालों में एक बार फ्लावर करती है। लाइफ टाइम, कितने की लाइफ टाइम होता है? कोई बात नहीं, नोट से पढ़ के आ, खराब है तुम्हारा। 52 years, अच्छा 5200 ईयर्स, ठीक है, पढ़ गया ना? पढ़ना हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। खराब करना था जितना, हो गया। ठीक है, जब पढ़ गया होगे ना तो उसी के आगे लिख देना है मैंगो कितने में करता है, जैक फ्रूट कितनी बार, पपाया कौन सी बार। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी कॉपी में लिख लो क्या मतलब होता है पेरेनियल, बाइनियल एंड एनुअल प्लांट्स। ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं है पर ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिख के आना, समझ आया? ये मैं वो तो थोड़ा समझ आएगा। आइए, कौन सा कलर? पिंक, ग्रीन, पिंक, पिंक, व्हाइट, हाँ व्हाइट। फिर तू ढूंढ के बताइए कहाँ लिखा है मैंने। मैम ग्रीन, व्हाइट। चलो आगे अब तो बच्चे देखो, बिलो डायग्राम शो विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रहा है? एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो गया, दैट इज हाँ। फ्रेगमेंटेशन होता तो बॉडी का फ्रेगमेंट टूटता, बडिंग होता तो एक छोटू सा बड निकलता, बड नहीं निकला है यहाँ पे। बड हमेशा बॉडी के ना सेंटर में निकलता है, क्योंकि ना जो भी एनिमल होता है ना, तो ये तुम पढ़ते नहीं हो बेशक, लेकिन हाइड्रा भी अगर तुम पढ़ते हो ना, तो जो भी एनिमल होता है उसकी ऊपर की बॉडी भी सिग्नल भेजती है, नीचे की बॉडी भी सिग्नल भेजती है, इसलिए हमेशा बड बीच में से निकलता है, कभी भी और कहीं से नहीं निकलता बड। ठीक है, तो ये बीच में से तो निकल नहीं रहा, बडिंग हो नहीं सकता। और जेम्यूल फॉर्मेशन तुमको पता है, एक ही जगह पढ़ी है तुमने, क्या नाम है उसका? पॉलीफेरा में पढ़ी है तुमने, स्पॉन्जिस के अंदर, राइट? तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्यूलेशन पे क्वेश्चन आता है। नाउ सरोगेट मदर, सरोगेट मदर ये सोचने की बात थी। बोल प्रवीण। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर, फ्रेगमेंटेशन में जो बॉडी का एक बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल, इन चारों में। रुक जा, फिर एंड में मेरे को क्लास के बोलियो, ठीक है? 4 है ना, फिर एंड में बोलियो, ओके? याद रखियो। नाउ सरोगेट मदर, तो व्हाट इज सरोगेट मदर? अ सरोगेट मदर इज मदर विदाउट लैक्टेशन। वो मदर जिसको दूध नहीं आता बेबी पैदा करने के बाद, वो सरोगेट होगी। फ्यूचर मदर विद एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर, सही बात है।
ऐसी मदर जो फ्यूचर मदर बनने वाली है जिसका एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है किसी और से, तो किसी और का एम्ब्रियो उसकी बॉडी में इम्प्लांट हुआ है, अब ये फ्यूचर में मदर बनेगी, राइट। तो इंग्लिश डिकोड करनी थी इसमें, दिस इज करेक्ट। कैरिंग सेवरल एम्ब्रियोज, ऐसा थोड़ी है, वो तो कोई भी औरत प्रेग्नेंट होकर सेवरल एम्ब्रियो रख सकते हैं, बीच में मत बोलो, समझ नहीं आएगा दूसरों को, है ना, ये गलत। आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड फीमेल, ऐसा है? No. नो मैम। क्यों? No, ma'am. क्यों? मैम फिर वो उसी की बॉडी के अंदर होगी ना। है दोबारा बोल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में उसी की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा ना। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जब हम कोई सरोगेट मदर कोई लेता है कि किसी और की वूम ले अपने बेबी के लिए, तो इस केस में वो चांस नहीं लेना चाहते कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी पॉसिबल तो है देखा जाए तो, कि सीमन को आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में डाल लो और एग के साथ फ्यूज होने का वेट करो, लेकिन किसी और का वूम आप अगर ले रहे हो तो ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, कोई और मदर बन रहा है आपके लिए, तो हम इंश्योर करना चाहते हैं प्रेगनेंसी हो, इसलिए लैब में पहले एम्ब्रियो बना लेंगे और सीधा मदर की बॉडी में एम्ब्रियो डालेंगे जो सरोगेट मदर है, इसलिए ये बेहतर तरीका है, ठीक है। किसी केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी हो भी सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली इनकरेक्ट नहीं है ये, लेकिन ये बेहतर तरीका है और ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है, इसलिए ये आंसर होगा, समझ आया? Yo-yo, ma'am. अच्छा, कौन सा कलर? Ma'am, blue. वो जा रहा है कब से स्किन बोल रहा है यार, उसको लेने दो। चलो, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। fertilization. सिंगल पेरेंट फॉर्म Plants. बेबी विदाउट फर्टिलाइजेशन। Yo-yo, ma'am. हाँ, फर्टिलाइजेशन, और इसका एग्जांपल है हनी बी। हनी बी के अंदर जो बनते हैं ये वो है एग्जैक्टली कौन? Drones. Drones. Yes, शाबाश। नाउ कौन सा कलर? Green. ब्लू बोल दिया, जोर से बोला करो। आइए क्वेश्चन नंबर 106, द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव साइंस ये इशारे हैं विच इंडिकेट इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। ध्यान से पढ़ना, ये कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी इंप्रूव करने के लिए कुछ फीचर्स लिखे हैं, करेक्ट फीचर बताने, मतलब आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि अगर वो हो तो सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देना है, राइट। सो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर हम सोसाइटी को ज्यादा अवेयर कर दे कि सेक्स रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, तो देयर इज चांसेस कि सोसाइटी की सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंप्रूव होगी। Yo-yo, ma'am. क्यों? क्योंकि अगर हमने अवेयर कर दिया कि सेक्स रिलेटेड किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है तो लोग उससे बचेंगे ना, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लेंगे। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी अगर आ जाए तब भी हेल्थ इंप्रूव होगी सेक्सुअल। बेटर पोस्टनेटल केयर से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी की इंप्रूव होती है। पोस्टनेटल क्या होता है? पोस्ट बाद में, और हाँ सही बोल रहा है, पोस्ट मतलब लेटर और नेटल मतलब वी टॉकिंग अबाउट बेबी, तो इसका मतलब क्या हुआ? बर्थ आफ्टर बर्थ बेबी, आफ्टर बर्थ बेबी, शाबाश, अच्छे से डिकोड किया उसने, ठीक है। तो बेटर पोस्टनेटल केयर अगर देंगे तो ओवरऑल सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्रीज ही तो हुई, जो बच्चा पैदा हुआ है अगर उसकी सही से देखभाल हो रही है तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही तो इंक्रीज हो रही है सोसाइटी की। नहीं देखभाल करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, मदर की भी और बच्चे की भी, राइट। तो बेटर पोस्टनेटल केयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद लार्ज फैमिलीज, बहुत सारे कपल्स लार्ज फैमिली के साथ होंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को उससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। ये तो फर्स्ट फैमिली का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, ओवरऑल उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है मतलब उनके ऑर्गन हेल्दी हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, सोसाइटी में कोई डिजीज ना हो, कोई मिथ ना हो, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अगर किसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या लेना देना, वो तो सोसाइटी का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो ऐसा थोड़ी है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मतलब कोई सोसाइटी है जैसे ए है, एक सोसाइटी है, बी एक सोसाइटी है, यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना 1000 वाले में रिप्रोडक्टिवली सब हेल्दी है, हो सकता है ना कि इनको धीरे धीरे बीमारियां हो बहुत सारी, तो नंबर से नहीं पता चल सकता हमें कि सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता फोर्थ। तो आंसर वुड बी जहाँ पे ए बी और 3 हो, आंसर वुड बी डी। नाउ एमिनोसेंटेसिस, तो एमिनोसेंटेसिस कौन सा कलर? डार्क ग्रीन।
एमनियोसेंटेसिस इज द विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर से निकाला है वो कब निकालोगे आप? इंजेक्शन एंड प्रेगनेंसी दोनों हो सकता है इस तरह। ये मैंने बोला था इनको ऑप्शन चेंज करने के लिए, किया नहीं लगता है मैंने एक बार एक क्वेश्चन में बोला था। मैंने भेजा था आपको क्वेश्चन। हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा इसमें? वही सोच रही हूँ यार, रुक जा एक मिनट दे। मैम डी क्यों होगा? नहीं आंसर तो इसका सी होना चाहिए फिर इस हिसाब से। पीएमटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं इतना कंट्रोवर्शियल वो नहीं डालते क्योंकि उनको फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पूरे इंडिया के बच्चे लाखों बच्चे मेल डाल देंगे हाफ नंबर दो हमें, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं वो, ठीक है। हाँ तो एमनियोसेंटेसिस इज विथड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड तब आएगा जब एक मदर की वूम में, एक मदर की वूम है ये, तो वूम के अंदर जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बच्चा इम्प्लांट होगा, ठीक है, यहाँ से बच्चा बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे उसका एमनियोटिक फ्लूइड होगा। तो एमनियोसेंटेसिस में हम करते क्या है, एमनियोसेंटेसिस में हम ये फ्लूइड ही निकालते हैं, तो फ्लूइड का बनना जरूरी है, राइट। तो जब बच्चा यूट्रस में लग गया, ठीक है, तब से हम बोलते हैं ना जेस्टेशन, वही हो गया जेस्टेशन, जब बच्चा यूट्रस के अंदर बैठा होगा। बेटा एक सेकंड रुक जा मनीषा, ठीक है। और प्रेगनेंसी जब टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी का टेस्ट जब यूरिन के ऊपर फीमेल यूरिनेट कर लेती है और उससे पता चल जाता है प्रेगनेंसी स्लिप से वो प्रेग्नेंट है, वो आपको कब पता चल जाता है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं और वो मूव करने लग जाते हैं यूट्रस की तरफ, तो तब भी हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर आने लग जाते हैं। तो प्रेगनेंसी तो तभी से स्टार्ट होती है ना जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बेटर आंसर इसका जेस्टेशन होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी और जेस्टेशन में ऐसे साइंटिफिकली मैंने तो नहीं कहीं इस तरीके से फर्क पड़ा है। हाँ मनीषा बोलो क्या ऐड करना है बेटा? सॉरी बेटा दोबारा बोल। तुम्हें आवाज आ रही है इसकी? नो बेटा तेरे वो नेट का प्रॉब्लम है, चैट में लिख दे। तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो ये ऑप्शन इसमें से एक हटा देना चाहिए। हम जनरली ये बोलते हैं, जो हम बायो में टर्म यूज करते हैं ना जब एमनियोसेंटेसिस हम पढ़ते हैं, तो ये आता है कि एमनियोसेंटेसिस हम प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं, है ना। तो उसके रेफरेंस में अगर मैं एनसीईआरटी को ध्यान रखूं, आंसर होगा डी। कायदे से आंसर इसका वैसे जेस्टेशन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये डी ही आया होगा। पीछे क्या आंसर था? डी आया था। डी क्या? बी फॉर बॉय। मैम डी। हाँ तो डी ऐसे आया होगा कि एमनियोसेंटेसिस प्रेगनेंसी के टाइम पे ही की जाती है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। तो जेस्टेशन इस ऑप्शन में होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसकी जगह कोई और ऑप्शन लगा लो, पार्चुरेशन लिख देते, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, फिर इसलिए हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। वैसे ज्यादा फर्क, अगर बहुत टेक्निकल फर्क किएगा तो प्रेगनेंसी तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जेस्टेशन हुआ। जेस्टेशन जब पेट में गेस्ट की तरह बेबी पड़ा है, ठीक है जी। तो प्रेगनेंसी पहले फिर जेस्टेशन होगा, क्लियर? मनीषा चैट में लिखा बेटी तुमने? नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, आएगा तो लिख दियो। नाउ व्हाई डज साइटोसिन मेक पेयर विद ग्वानिन एंड नॉट विद एडेनिन? भैया साइटोसिन ग्वानिन के साथ काहे चिपकता है? मैम चैट बॉक्स में मैसेज है। हाँ मनीषा, यस मनीषा करेक्ट। बोल बेटा। साइटोसिन ग्वानिन के साथ क्यों चिपकता है, एडेनिन के साथ क्यों नहीं लगता? पोलर नेचर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, मैं पहले यहाँ बना देती हूँ। एडेनिन के साथ कौन लगता है? ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ठीक है। और इनके बीच में होते कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो इतनी डिटेल में हमने पढ़ा नहीं होगा, तो जब हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन है तो हम एप्रोप्रिएट आंसर कैसे ढूंढते हैं हम पढ़ेंगे। पोलर नेचर ऑफ कार्बन एंड
सॉरी पोलर नेचर ऑफ साइटोसिन एंड एडेनिन। साइटोसिन और एडेनिन दोनों की पोलर नेचर है, इस वजह से चार्ज सेपरेशन है, इस वजह से होगा। ऐसा होता है? ऐसा हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, तो इसको मैं रुक जाती हूँ। ऐसे क्वेश्चन में अगर मुझे नहीं आंसर मिला मैं छोड़ दूंगी। कार्बन और सॉरी साइटोसिन और एडेनिन पेयर वुड नॉट रीच अक्रॉस द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। भाई इनके बीच में कौन आ रहा है, कोई आ थोड़ी रहा है, क्यों नहीं पास आ पाएंगे? अगर बॉन्ड बनता होता तो बन जाता। पास आने के लिए बीच में कोई इनके प्लेट थोड़ी लगी है, ये तो नहीं हो सकता। साइटोसिन और एडेनिन पेयर वुड बी वाइडर देन डबल हेलिक्स। वो कह रहे डबल हेलिक्स से ज्यादा पेयर ये वाइडर होता। ऐसा क्यों होता? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो दिया ही नहीं है। डबल और ट्रिपल पेयर ही बनते हैं हमेशा, तो ये भी कुछ सही से एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन कार्बन एंड साइटोसिन एंड एडेनिन। वो कह रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग होते हैं ना बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो हमने साइटोसिन और एडेनिन का या जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस है हमने कभी उसका केमिकल स्ट्रक्चर बना के तो डिटेल में नहीं पढ़ा ना, राइट? नो मैम। वो हम बायोमोलिक्यूल्स करते तो हम उसमें बहुत डिटेल में जाते हैं, हम स्ट्रक्चरली डिटेल में नहीं गए। लेकिन अगर तुम इसको देख के तुम्हें क्या लगता है मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या दिखाई दे रही है यहाँ? डी मैम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। रीजन बीइंग कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन साइटोसिन और एडेनिन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, तो अगर हम बहुत डिटेल में ना भी जाए तब भी इस बात का सेंस बन रहा है कि एडेनिन और साइटोसिन आपस में इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा होता तो वो बन जाते। अब उसके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप और उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये काफी आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जब कुछ आउट ऑफ सिलेबस जाता है छोड़ देते हैं। कर देते हैं। उस टाइम तो मुझे छोड़ देते हैं, उससे सीखते क्या है? नोट्स अपडेट। हाँ, हमारे नोट्स अपडेट करेंगे। तो नोट अपडेट में इस क्वेश्चन में क्या करोगे? लेसन बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। वे पागल है क्या, पूरा बायोमोलिक्यूल के पढ़ने लग जाएगा? ऐसे तो तेरी जिंदगी निकल जाएगी हर एक क्वेश्चन पे। स्मार्टली कर, क्या करोगे? मैम इन चारों के बड़े स्ट्रक्चर ऑफ हाँ नाइट्रोजनस बेस, इनके स्ट्रक्चर बनाओ। समझ आई? स्ट्रक्चर बनाओगे तुम्हारी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर जब भी बनाओ तो उसको लेबल भी करो, समझे? M108 स्किप हो गया। ओके ओके बेटा, शॉर्ट में क्या करो चीजें, जब भी आप एक क्वेश्चन के ऊपर अगर पीछे जाके पूरा चैप्टर बनेगा पढ़ने लग गया ना तो एक टेस्ट एनालिसिस हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीसरे में दम तोड़ देगा कि यार इतना हेक्टिक नहीं हो पाएगा मुझसे। तो शॉर्ट में ढूंढा कर, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना सा टॉपिक उठा के पढ़ ले, वो भी बहुत है। रिवीजन होती जाएगी ऐसे। अगर तुम रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो तो, कभी कभार दे रहे हो फिर नहीं होगी, इसे रेगुलर टेस्ट दो और उसको एनालाइज करते रहो। ठीक है जी, अब मैं लूंगी ग्रीन कलर ये वाला, मुझे अच्छा लग रहा है। मैच द कॉलम। हाँ जी, जूफिली कौन करता है? एनिमल्स। जू है एनिमल, एनिमल मतलब तुम। एनिमल। ए से 4, ठीक है। ऑर्निथोफिली उड़ने वाले। बर्ड्स। कौन था ये? बैट। एंटोमोफिली, एंटो इज अ वर्ड फिर इंसेक्ट्स। कायरो चुप, एक ही ऑप्शन है, सबको पता है। कायरो जो वर्ड आता है ना, ये आता है आपका बैट्स के लिए, ठीक है। तो कायरोपटेरोफिली इज रिलेटेड टू बैट्स। ए का 4, ये दोनों तो नहीं है। सी। मैं अपने हिसाब से जाऊंगी, बी का 1, बी का 2, सो आंसर वुड बी सी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट इज कलर सिलेक्ट करो। वायलेट। पर्पल। ये वाला वायलेट? कलर नो मैम, लिमिटेड है। इससे आगे वाला। ये बिल्कुल वायलेट है, लिखा है इस पे, देख रिजल्ट करती है, देख वायलेट लिखा है, देखो कलर लिमिटेड है इसमें। इतना ही है, देख लेते सामने है। नाउ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, वन लेबल विद, हाँ ठीक है भाई ये कंजर्शन है, रीजन पता है हमें। बताओ जी, ढूंढो। डीएनए लाइगेज ज्वाइन 2 डीएनए चेन, 2 डीएनए चेन को ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज। यो मैम। बिल्कुल यार, कहां पर? डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में, आपको याद है कैसे वो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता था? चेन ही तो थी जो एक बना देता है। सही है। डीएनए लाइगेज कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो चेन को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाता है वो? सोचने की बात यही थी बस।
देखो देखो, जो डीएनए होता है उसकी बैकबोन किससे बनी होती है? शुगर शुगर एंड फॉस्फेट से बनी होती है, इसी से बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट से ऐसे चल रही होगी, है ना, राइट। अब ये जो एक नाइट्रोजनस बेस है, एक न्यूक्लियोटाइड है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है? थ्रू फोस्फोडाइएस्टर, है ना। तो अगर तुमको दो चेन जोड़नी है जो 6 फ्रेगमेंट में पड़ी है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, तो कौन सा बॉन्ड चाहिए? This is a correct statement. तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। बी नहीं होगा, कैसे? एक्सप्लेनेशन DNA ligase join two DNA chains because DNA ligase catalyze formation of phosphodiester bond between two chains. ये कह रहा है जो DNA ligase है वो दो DNA ligase जो है, इसके आगे बिकॉज लिख लिया करो, जो DNA ligase है वो DNA की दो चेन को आपस में जोड़ता है, क्योंकि उन दो चेन के बीच में वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। सही नहीं है? तो बिकॉज या फिर हिंदी में वहां पे लिख दिया कर क्योंकि दोनों में से कुछ भी लिख लिया कर, हो जाएगा। एजर्शन रीजन में सबसे दिक्कत भी यही होती है, ए और बी नहीं समझ आता। जब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए ना, तब होती है दिक्कत कि अभी एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो उसको बिकॉज लिख और उसको प्रैक्टिस कर। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, है ना, ये ऐसे नहीं आएगा। कि मैंने डीएनए बैकबोन इतना गंदा लिखा है कि ये भगवान भी वो मार्क नहीं दे पाएंगे। रुक जाओ यार, डीएनए बैकबोन रिवाइज करके जा रहे हो ना कल के टेस्ट के लिए, कि मुठ उठा के जा रहे हो? ये मैम उठा के जा रहे हैं। पढ़ लेना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारी सोच ना। ये हमारा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ लिखेंगे हम फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज रॉन्ग पेयर, गलती ढूंढनी हमें, जल्दी कलर बताओ। ब्राउन। ब्लैक बोल दिया उसने। गलती तो हम आसान से ढूंढ लेते हैं, किसी में अच्छा ही ढूंढनी मुश्किल है। हाँ तन्वी, बेटा तन्वी, अगर आज पूछ रहे कल टेस्ट में क्या आएगा, फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता ना मुझे बताने का। ये तो पूरे हफ्ते का काम था ना, ग्रुप में भेजा हुआ है मैडम ने कल मॉक, आपका वही है जो पीछे टेस्ट में आया था। मेजर टेस्ट है आपका, सारे चैप्टर्स आएंगे जो पहले आए थे, राइट? यस मैम। बेटा स्कूल का पेपर तो रात को पढ़ के जाएगी, सुबह निकालेगी, कमाल है। क्या करते हो तुम? चूज रॉन्ग पेयर। पानी से कर लो आपस में बातें कर लो सखियां, मैं बाद में बढ़ा दूंगी। चुप। चूज रॉन्ग पेयर, गलती ढूंढनी है। मोनोकार्पुलरी, द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। मोनोकार्पुलरी का मतलब होता है कि जो फीमेल का पार्ट है उसमें एक ही पिस्टल होगी। सत्य बात है ये मैम। मोनो का मतलब ये सही है। एपोगैपस, देयर आर मोर देन वन सेपरेट पिस्टल। ऐसा होता है एपोगैपस में, मतलब पिस्टल तो है, पिस्टल तो है हमारे पास, लेकिन एक से ज्यादा है और अलग अलग है, फ्यूज नहीं है, तो उसे एपोगैपस कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक बाय व्हिच ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा। तो ये नीचे प्लेसेंटा होता है, उसमें ऊपर ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है। इसको ज्वाइन करने वाली जो बीच में पाइप होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। ये सही है, ढूंढना आप पे को गलत था, है ना। स्कूटेलम इज सिचुएटेड टुवर्ड बोथ साइड डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के को कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, मतलब आगे भी है और पीछे भी है। डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, और सेंटर में मैं एक्सिस हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सिस हूँ, जहां से इस साइड से शूट निकलेगी और मेरे पैरों से रूट निकलेगी। और जो स्कूटेलम है वो कह रहा है कि मेरे आगे भी है और मेरे पीछे भी है। जो स्कूटेलम है वो किसके लिए दूसरा वर्ड है? मैम कॉटिलीडन। कॉटिलीडन। और ये किसमें मिला आपको? मोनोकॉट। मोनोकॉट में चुप, मोनोकॉट में दो कॉटिलीडन होंगे, उसमें तो एक होगा ना, तो आगे पीछे दो कॉटिलीडन कैसे आ रहे? तो आंसर वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो डी वुड बी द ऑप्शन, ठीक है जी। From which cell peripheral region of radical is produced? तो peripheral region होता है जो रेडिकल का, वो कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है? अब ये काफी आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन आ गया।
तो तुमको पता है रेडिकल से प्रोड्यूस क्या होता है? रूट। रूट सिस्टम। रूट सिस्टम प्रोड्यूस होता है इससे, राइट? तो कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होता होगा? आपको इन टर्म्स का मतलब पता है? एम्ब्रियो से। हाइपो। मेरे से मान लगा लूं। टर्म का मतलब पता है? वेजिटेटिव सेल क्या होता है? व्हाट इज अ वेजिटेटिव सेल? व्हाट इज अ वेजिटेटिव सेल बताइए। पोलन ग्रेन के अंदर जो होता है, हम ट्यूब सेल बोलते हैं जिसको। हाँ, वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल जो पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है? तो ये वो रीजन है जो रेडिकल बनाएगा? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाइपोफाइसिस क्या होता है? हम जो नीचे एच सेल है हाइपो और एपी। मैंने आपको 2 वर्ड कराए थे। एपी का मतलब होता है ऊपर, और हमने बोला था जो ऊपर की तरफ था वो शूट सिस्टम से रिलेटेड था, है ना? हाइपो था वो नीचे था, डाउनवर्ड तरफ पे था, शूट से बनाया था, ठीक है? तो हाइपोफाइसिस वो रीजन होगा जहां पर वो सेल्स हो सकते हैं। हाइपोफाइसिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स। अब तुमने अगर इसको लिखा नहीं है तो बहुत गलत बात है, तुम्हें करना चाहिए था ये टॉपिक। हाइपोफाइसिस क्या होता है? लेयर ऑफ सेल होती है जो आगे चल के रूट कैप बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? फिर वो आगे चल के रूट बनाते हैं, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं करते हैं इसलिए हम कभी इसकी डिटेल में नहीं गए, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए था। एपिकल ऑक्टेंट क्या होता है? एपिकल पार्ट वो पार्ट होता है, इट इज ऑक्टेंट का मतलब होता है 8। तो एपिकल जो रीजन होता है उसमें सेल डिवाइड होते जाते हैं और 8 सेल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसे एपिकल ऑक्टेंट कहते हैं, और वो आगे चल के क्या बनाता है? शूट। तो लेटर ऑन ये शूट फॉर्म करेगा, ठीक है? हमें ढूंढना है रूट। माइक्रोपाइलर ऑक्टेंट क्या होता है? माइक्रोपाइलर ऑक्टेंट वो वाला रीजन होगा जो आगे चल के क्या बनाएगा? हमारा रूट रीजन बनाता है बेटा। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना वो इस तरीके से बेंड करता है और उससे रूट रीजन बनता है। क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रॉम विच सेल पेरिफेरल रीजन गोइंग ऑफ फ्रॉम विच सेल पेरिफेरल रीजन ऑफ रेडिकल इज प्रोड्यूस। तो जो पेरिफेरल रीजन है उसके किस पार्ट से रेडिकल बनेगा? रेडिकल कैसे याद रखोगे? यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ सीट का। पहले आता है एक रीजन रेडिकल, रेडिकल के सेल मॉडिफाई होंगे, एक तरफ रूट कैप बनेगा और उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा पूरा का पूरा रूट बना लेगा, ठीक है? हाँ, तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी बी। ये पहले आएगा हाइपोफाइसिस, फिर उसके बाद वो रूट की फॉर्मेशन करता है। जो माइक्रोपाइलर और हाइपोफाइसियल रीजन होते हैं ना वो कुछ कुछ डिवाइड होके अलग अलग पार्ट पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? तो जो एक्चुअल आंसर आएगा इसका वो हाइपोफाइसिस था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस था। अब ये उसको आता होगा जिसने मोनोकोट और डाइकोट का सीड पढ़ा होगा, राइट? तो इस क्वेश्चन से पता चला कि जो सीड फॉर्मेशन है ना उससे काफी डीप क्वेश्चन आया, और ये बिल्कुल भी एनसीईआरटी में मेंशन है नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? छोड़ तो हम देंगे इसको, लेकिन घर जाके हम करेंगे क्या इसमें? जो टर्म्स दिया उनको सारी एक्सप्लेन करेंगे। टर्म्स को पढ़ेंगे, सारी टर्म्स के नोट्स बनाएंगे। हाँ, सारी टर्म्स के नोट्स बनाएंगे, राइट? समझ? नोट्स बनाने से अच्छे से, और फिर मुझसे पूछना। किसी क्या हो गया? लाइट जाने वाली है, काफी तेज बारिश हो गई है। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा कलर? पिंक। ऑरेंज। डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर्स। कितना सारा बोलते हैं। जो डबल फर्टिलाइजेशन है जिसकी वजह से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई होगी एंजियोस्पर्म में, तो वो एंडोस्पर्म कैसे बना? वो तुमसे ये पूछ रहे हैं एंडोस्पर्म कैसे बना। तो एंडोस्पर्म किसकी वजह से फॉर्म होता है? सेकेंडरी मेल गैमेट। दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं किससे? मेल गैमेट। मेल गैमेट से, क्योंकि फर्स्ट वाले से तो एग फ्यूज होता है। तो फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस। वन पोलर न्यूक्लियस नहीं होता, टर्मिनोलॉजीज का गेम है यहाँ पे। याद रखना हमारे पास क्या था? पोलर न्यूक्लियाई थे जिनका नंबर होता है 2। उसके बाद उनकी फ्यूजन से जो बनता है वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसका नंबर होता है 1, और उसके बाद आता है मेल गैमीट जो होते हैं हमारे पास 2 एक्चुअल में, राइट? तो ये आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। तो फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस नहीं होता, फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस अगर लिखता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे वन पोलर न्यूक्लियस बोल रहा है, ये गलत है।
पहले जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर उससे मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, पहले टू पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे एंड सेकेंडरी मेल गैमेट ओनली, फिर सेकेंडरी मेल गैमेट इनसे फ्यूज करेगा, ये बात सही है। फ्यूजन ऑफ फोर और मोर पोलर न्यूक्लियाई हमने पढ़ा ही नहीं है ये। ऑल द अबव टाइप ऑफ फ्यूजन इन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हमने, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। ओ एक क्वेश्चन और हो जाएगा वैसे। मैम ब्राउन कलर। कौन से वाला? 1 2 3 मैम ट्रू। टू। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना। ए मेंस्ट्रुअल स्टेटमेंट आ गया ये। तो वह लुट पिट कहाँ जाता है? लुटियल फेज किसका होता है? लुटने पिटने वाला। सेक्रेटरी फेज। तो बी का कह रहे हो तुम 3। और मेंस्ट्रुअल फेज का क्या मतलब है? होती है। और पॉलीफ्रेट का मतलब पॉलीफरेशन किसकी होती है? तो सी का 1 आंसर इसी से हो गया। ऑप्शन। बहुत बढ़िया। दूसरा ब्राउन लेते हैं अब हम, लाइट वाला। Which of the following secrete chemical substances for attracting pollen tube towards micropyle of ovid? तो micropyle की तरफ कौन बुलाता है? pollen grain आजा 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 आजा। ये तो हमने क्लास में डिस्कस भी करा था, है ना? कैपेसिटेशन। यस मैम। कैपेसिटेशन अकर इन, अब कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म को पकड़े थोड़ा लो। ये एपिडिडिमस में स्टार्ट होता है, मेरे को याद रखना, एपिडिडिमस में स्टार्ट होता है लेकिन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कैपेसिटेशन, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही लिखोगे। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक के ऊपर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत बड़ी डिबेट भी हुई थी उसके ऊपर, आई रिमेम्बर मेरी क्लास। पर कंक्लूजन ये निकला था सारे रिसर्च पेपर में कि कैपेसिटेशन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ही मानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। काफी लंबा लेक्चर था वो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर। ये क्वेश्चन कराना चाहूंगी मैं नीचे वाला पहले, क्योंकि ये इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हुआ है। एक बच्ची था जिसका टेस्ट था इस पार्ट का, आइए वो नहीं आई, वो मेरे को पूछना था, उसको क्वेश्चन आया ही नहीं। हाँ जी, ICSI स्टैंड्स फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कोई फायदा नहीं है पूछ के, हैं तो इसमें होगा क्या? 1 2 3 4 5 3 होगा। 3 फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द एग। इसका क्लू क्या है? जब डायरेक्टली आप स्पर्म डाल दोगे ना, वो है ICSI। ICSI इसका क्यू ही ये है, डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट करने हैं। तो ए का हो गया 3, नीचे होता है लड़ाई हो रही है। अरे वाह। नाउ इसके बाद सबसे इजी गिफ्ट हम देते हैं प्यारी सी महिला को। गिफ्ट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू गैमेट। तो डी का होगा सेकंड। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टिंग फ्रॉम अ डोनर इनटू फीमेल ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन अगर। तो फीमेल की बॉडी में हम लोग गैमेट डालेंगे, एग डालेंगे, ये बोल रहे हो? क्लास में भी डिस्कस किया था कि फीमेल को गिफ्ट देते हैं उसका एग ही देते हैं, ठीक है? स्पर्म मत करना है। एक तो सेकंड हो गया। तो ए का थर्ड देख लेते हैं, ए का थर्ड और ये तो नहीं होंगे। डी का सेकंड नहीं है, डी का सेकंड आंसर वुड बी डी। बहुत बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन